अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग लीगल इंसाइट एट निसार मुजाहिद। मेरा नाम बासिम नसर है। आजकल का की कंपोनेंट या मैं जितने भी यंगस्टर्स से या एज फेलोज से मुलाकात होती है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, एक क्वेश्चन हमेशा मेरे कानों में एको करता है और वो क्वेश्चन ये होता है कि कॉन्फिडेंस किस तरीके से गेन किया जाए। इन अदर वर्ड्स, इसको अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो ये कि हम में कॉन्फिडेंस नहीं है, और क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे। मेरे ज़हन में इस सवाल का जवाब सिर्फ इस तरीके से आया कि कॉन्फिडेंस हमें सबसे ज़्यादा नज़र आता है एडवोकेसी के अंदर, और एडवोकेसी जिस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा की जाती है वो प्रोफेशन ऑफ लॉयर्स। तो इस एंगल के ऊपर इस सारी चीज़ को समझने के लिए और कॉन्फिडेंस को एड्रेस करने के लिए मैंने निसार मुजाहिद साहब से रिक्वेस्ट की कि वो आज हमें बता सकें कि हाउ कॉन्फिडेंस इज़ की एलिमेंट इन योर सक्सेस। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ होगा, एंड वेलकम टू द शो। आपका यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज है, और मैसेज के साथ क्या की इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट्स हैं टू गेन कॉन्फिडेंस इन देयर लाइफ? थैंक यू वेरी मच बासिम, आपने जहमत की और यंगस्टर्स के लिए आपको बड़ा कंसर्न है। एंड लिटरली स्पीकिंग, मुझे यंगस्टर्स के साथ साथ कुछ सीनियर्स के साथ भी बड़ा कंसर्न है। देयर आर मैनी सीनियर्स हु वी हैव सीन इन द कोर्ट आर नॉट प्रिपेयर्ड। राइट सर। और उस वजह से बाद औक़ात जजेस के साथ उनकी थोड़ी सी डिस्प्लेजर भी होता है। जब उनको रिज़ल्ट मिलता है तो वो उससे नाराज़ होकर भी जाते हैं, और जब वो प्रिपेयर नहीं होते तो उस पर उनके साथ एट टाइम्स दे आर नॉट फीलिंग सो कंफर्टेबल। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के आपने जो टॉपिक चूज़ किया है ये बहुत ही अच्छा किया है। बट आई टेक 6 प्रिंसिपल्स जो मुझे अमेरिका में 2011 में व्हेन आई वेंट टू USA, तो वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो फौत हो गए। उनका नाम था एंटोनिन स्कालिया। बिल्कुल सर, एंटोनिन स्कालिया। राइट सर। अच्छा, उन्होंने एक और जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ मिलके एक बुक लिखी थी, और उन जज साहब का नाम है ब्रायन गार्नर। राइट तो सर। एंटोनिन स्कालिया और ब्रायन गार्नर की ये बुक है। राइट सर। और ये बुक उन्होंने मुझे खुद पेश की जब मैं वहाँ गया। बिल्कुल सर। और मैंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो वॉज वेरी काइंड, वेरी ग्रेशियस। उन्होंने मुझे न सिर्फ मुलाकात का टाइम दिया बल्कि बहुत सारी चीज़ें मुझे ब्रीफ की, मुझे सिखाई। और इसी बुक के बैक साइड पे उन दोनों जज साहबान की तस्वीर थी। राइट सर। दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ दोज बोथ द जजेस। इस बुक में जब मैंने इसे देखा, पढ़ा और उन्होंने मुझे कुछ बताया, तो देन आई टुक कि मैं तो ये किताब ज़रूर लेके जाऊंगा पाकिस्तान। पहले मैं इससे खुद इस्तेफादा करूंगा, फिर अपने जूनियर्स को, अपने शागिर्दों को, अपने जितने भी लीगल फ्रेटर्निटी के हमारे दोस्त हैं उनको बताऊंगा। और बहुत सारे जजेस के साथ भी ये डिस्कस हुआ। राइट सर। इस बुक में जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी, यानी ब्रिटिश लॉ को हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं, बट अमेरिकन लॉ का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। राइट सर। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे एक अमेरिकन कोर्ट में वाशिंगटन में मैं अपीयर हो रहा था, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात हो रही थी। जब मैंने बात ख़त्म की, आर्गूमेंट ख़त्म हुआ, तो जज साहबा खातून थी, उन्होंने मुझे पूछा कि हाउ यू नो अमेरिकन लॉ। तो आई सेड नो, लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। आई नो लॉ बट इज़ कॉमन सेंस। So I applied my common sense and I reached to the conclusion, but I argued. Right. जब वो आर्गुमेंट किए तो केस, एक हमारे पेंसिल्वानिया के सीनियर वकील साहब थे गोरे, उनका वो केस था, वो डिसमिस हो गया। और वो बेचारे पाँव पटकते हुए अपना बैग उठाया, कोर्ट से बाहर गुस्से से निकल गए। मुझे कोर्ट ने पूछ लिया कि आपने कैसे, तो मैंने उन्हें फिर बताया कि एक्चुअली लॉ तो कॉमन सेंस है। अच्छा, कॉमन सेंस के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो मैंने जब एंटोनिन स्कालिया साहब से मुलाकात के बाद बात की, तो उन्होंने पहली बात ही यही की कि जेंटलमैन, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। राइट। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि ये बात कर रहे हैं। तो पहली बात उन्होंने की कि जुरिस्डिक्शन, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट अ केस और डिसाइड टू रिप्रेजेंट अ केस, यू मस्ट नो द जुरिस्डिक्शन वे यू हैव टू गो। राइट। अगर आपने ट्रायल करवाना है तो आपको ट्रायल कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना। राइट। आपने अपीलेट कोर्ट में नहीं जाना, क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल कोर्ट के जज की साइकी डिफरेंट होती है और अपील कोर्ट के जज की साइकी डिफरेंट होती है। और इसी तरह जब अपील कोर्ट से ऊपर निकलते हैं तो सुपीरियर कोर्ट्स में जाके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आ जाती हैं। राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जज की साइकी टोटल डिफरेंट होती है।
तो इसीलिए बहुत सारे मुल्कों में 3 किस्म की कोर्टें हैं। ट्रायल कोर्ट अलग है, अपील कोर्ट अलग है। यूएसए में ऐसा है, ट्रायल कोर्ट्स अलग चल रही हैं, अपील कोर्ट्स अलग हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बहुत सारे मुल्कों में अलग कायम की हुई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जनरल अपील या ट्रायल कोर्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, अब जो ट्रायल कोर्ट के जज साहब होते हैं वो उनका काम सिर्फ ये होता है कि किसी तरह से इस केस के अंदर से रिजल्ट निकाला जाए कि हाउ द क्राइम वाज कमिटेड और हाउ द रॉन्ग वाज डन इन अ सिविल राइट। तो कंक्लूजन में पहुंचा जाए, परसू किया जाए उस एविडेंस को जिस एविडेंस के ऊपर रिलाय करते हुए किसी पार्टी ने इन्वोक किया है इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को। अब इसके ऊपर जब बात करते हैं ट्रायल जज के बाद अपीलेट जज की, तो अपीलेट जज की एक साइकी होती है। दे डोंट गो टू द निटी-ग्रिटीज ऑफ द केस, दे लुक एट द लीगल फ्रेमवर्क के भाई इसके ऊपर जज साहब ने कंक्लूजन तक पहुंचे, उन्होंने अपनी ये इन्फ्रेंस ड्रा किया कि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड, एनी सिविल राइट हैज बीन वायलेटेड और हैज नॉट बीन वायलेटेड, बट अंडर व्हाट लॉ has he decided, has he punished or has he rejected। तो लॉ को देखना वो अपील कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। वो फैक्ट्स के ऊपर कम जाते हैं, अपील कोर्ट जो है वो लॉ में जाती है। अच्छा, इन दोनों में जो कि फ़र्क होता है, तो लिहाजा किसी भी यंग वकील को या किसी भी नए वकील को जब केस फाइल करना होता है तो सबसे पहले उन्हें पढ़ना होगा कि जहाँ वो जा रहे हैं क्या वो जुरिस्डिक्शन भी है या नहीं है। राइट। मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, राइट, आपका एक क्लाइंट रावलपिंडी में बैठा है, राइट, आपका एडवर्सरी इस्लामाबाद में बैठा है। अब आपको देखना है कि मेरी जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद बनती है जो कि पंजाब में इस्लामाबाद में आता है, बिल्कुल, या रावलपिंडी में बनती है जो कि पंजाब में आता है। एब्सोल्युटली। तो दोनों के आप देखेंगे कि वेयर आई शुड गो। राइट। Important is to know whether you have a jurisdiction or you do not have that jurisdiction। तो jurisdiction के ऊपर काम करना इंतहाई ज़रूरी है। अब आ जाती है jurisdiction के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट और फैक्टर के लिमिटेशन। राइट। किसी भी केस को जब आपने तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, तो आप ये देखिए कि मैं लेट तो नहीं हो गया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन इन टाइम। कहीं आपने 1 मिनट का 1 घंटे का भी डिले कर लिया तो यू आर आंसरेबल फॉर दैट। आपको कोर्ट के अंदर जवाब देना होगा 1-1 घंटे का, 1-1 दिन का, 1-1 महीने का जो आपने डिले किया। तो जब भी आप केस को एक्सेप्ट करें तो सबसे पहले अपनी क्लाइंट को ये ज़रूर एडवाइस करें कि ये जितनी जल्दी हो सके इसकी सर्टिफाइड कापियाँ मुझे पहुँचा दें, या कॉपीज आने के इमीडिएट बाद आपको वो ड्राफ्ट करना है। दैट शुड बी वेरी क्विक, नॉट डिलेड। तो जुरिस्डिक्शन का और लिमिटेशन का फैक्टर इज द फर्स्ट वन। राइट सर। देन आ जाता है कि आपको जाना जहां है वहां जज साहब जो बैठे होंगे या जज साहिबान जो बैठे होंगे उनका कैलिबर क्या है, उनका लेवल क्या है। क्या वो एक मैजिस्ट्रियल लेवल के जज साहब हैं, वो सिविल जज हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, वो सीनियर सिविल जज हैं, या वो सेशन जज हैं, राइट सर, या वो एडिशनल सेशन जज हैं, या वो हाई कोर्ट के जज साहब हैं। और अगर आपको ये पता होगा कि आपका ऑडियंस से मुराद हम लेते हैं कि सामने जिस कोर्ट को आपने एड्रेस करना है उसे हम ऑडियंस कहेंगे। बिकॉज आप जब कोर्ट पे जाते हैं तो आप रोस्टम पे खड़े होते हैं ना, और रोस्टम पे कौन खड़ा होता है जिसने तकरीर करनी है, और तकरीर जब करता है तो उसके सामने ऑडियंस होती है। तो कोर्ट इज इन फैक्ट योर ऑडियंस। आपने वहाँ ये जाके नहीं कहना कि मैं कोर्ट के सामने पता नहीं मुझे कोर्ट क्या कहेगी, नहीं, आपने कोर्ट को ऑडियंस समझना है और एड्रेस करना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक स्कूल के टीचर अपने बच्चों की क्लास को एड्रेस करते हैं। राइट। और मैं इसको भला ये कहूँगा कि जज साहब जो वहाँ बैठे होते हैं वो भी हमारी तरह ही कानून के तालिब इल्म होते हैं। कानून के ऊपर उबूर होना उनकी ड्यूटी है, उबूर रखना, लेकिन अगर उनको सारा उबूर हासिल हो तो फिर वकील की क्या जरूरत है? फिर तो वो कानून पढ़ के खुद ब खुद फैसला कर दें। नहीं, कानून में वकील की गुंजाइश ही इसलिए है
कि वकील उनको कानून के उन इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट नुकात पे इमीडिएटली ले जाता है जिससे कोर्ट का टाइम बच जाता है। तो यू हैव टू नो एट द वेरी आउटसेट कि हु इज़ योर ऑडियंस। फिर उनके लेवल, उनके सॉरी उनके जुरिस्डिक्शन के मुताबिक यू हैव टू प्रिपेयर द केस। राइट। अब आ जाती है बात कि जब आपको ये पता चल गया कि आपकी जुरिस्डिक्शन क्या है, आपका ऑडियंस कोर्ट कौन सी है, अब आपको आना चाहिए कि आपका केस क्या है। राइट। व्हाट इज योर केस। आप कोर्ट में तो चले गए, आपने जाके वहां बैठ के खड़े होके फाइल खोल ली और अचानक नर्वस हो गए, आप केसिंग भूल गए, आपको पता ही नहीं चल रहा कि अब मैंने करना क्या है, मैंने बोलना क्या है। कोर्ट क्वेश्चन कर रही है, आपको ये पता ही नहीं है कि उनके आंसर आपके पास मौजूद है और किस पेज पे लगा हुआ है, कहाँ से आपने उसको निकालना है, कौन सी बुक का रेफरेंस। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब आप कोर्ट में जाएं तो आप अपने केस को पढ़ के जाएं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप प्रिपेयर नहीं होंगे, और जब तक प्रिपेयर नहीं होंगे आपको आपके केस का ही पता नहीं होगा। सर इफ आई में से वन थिंग, अभी जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस हमें हमारे ज़हन में आता है कि वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द जज, लेकिन आपने एक बड़ी एस्टॉनिशिंग बात की है कि आपने जुरिस्डिक्शन की बात की। जुरिस्डिक्शन तक तो अभी हम जज साहब के सामने या साहिबा के सामने खड़े नहीं हुए। What I'm trying to understand is for the audience, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका गेम डे है, जिस दिन आपने परफॉर्मेंस देनी है, इवन उससे प्री फेज जो होता है जिसमें आप कोर्ट नहीं भी गए, वो भी मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा ऑन द डे ऑफ जिस दिन आप आर्ग्यू करेंगे। सो ये जो प्री फेज है ये भी डिटरमिन करेगा आपकी प्रेपरेशन को और आपकी परफॉर्मेंस को। तो सर इसके अंदर आपने इंग्रेडिएंट का भी जिक्र किया एंड दैट इज प्रेपरेशन ऑफ द केस। सो इसमें सिर्फ मैं ये जानना चाहूंगा कि जो प्रेपरेशन ऑफ द केस है वो आपके एडवोकेसी स्किल्स हैं जो आप अदालत में दे रहे हैं, या फिर उसका प्री फेज है जो कि एक लॉयर अपने ऑफिस में बैठ के कोर्ट जाने से पहले अपनी प्रेपरेशन करता है, उसका आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में कितना रोल है? वेरी गुड, आपने अच्छा किया ये इस तरफ इशारा किया। मैं जो बात कर रहा हूँ ये प्रिपरेशन का प्री अपीयरेंस केस भी स्टेज भी है, और जब आप वहाँ चले जाते हैं कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं वो स्टेज भी है। जब आप जुरिस्डिक्शन को देखते हैं तो यू टेक आउट द बुक, आप उसमें से जुरिस्डिक्शन को तलाश करते हैं। तो उस वक्त आप कोर्ट में नहीं खड़े होते, आप अपने टेबल पे अपने ऑफिस में बैठे हैं और जुरिस्डिक्शन तलाश कर रहे हैं कि मुझे कराची का केस है तो मैं पंजाब में फ़ाइल करूँ या सिंध में फ़ाइल करूँ या लाहौर में फ़ाइल करूँ या कराची में फ़ाइल करूँ। तो दैट इज़ ए जुरिस्डिक्शन विच बुक विल टेल। लॉ की बुक्स आपकी बाइबल्स हैं, यू हैव टू फॉलो दोज। तो जब आपको जुरिस्डिक्शन ढूंढनी है तो आपने अपने टेबल पे बैठ के बिफोर अपीयरेंस ढूंढना है। इसी तरह जब आपने लिमिटेशन ढूंढना है तो लिमिटेशन भी आपको कोर्ट जाने से पहले, केस को फाइल करने से पहले का स्टेज है। अच्छा, फिर जब आ जाते हैं कि नो योर केस, नो योर ऑडियंस, जज साहब कौन होंगे। अब अगर आपके सामने सिंध के अंदर आप एक केस कर रहे हैं तो वहाँ इंटीरियर सिंध के जज साहब हैं, उर्दू स्पीकिंग जज साहब हैं, या कोई अप कंट्री के वहाँ गए हुए जज साहब अपॉइंटेड हैं। तो उनकी लिंग्विस्टिक, उनकी वर्नाकुलर और उनकी एथनिक जो वैल्यूज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। वकील के लिए सिर्फ कानून पढ़ना, किताब पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए टैक्टफुल होना चाहिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द टैक्टिक कि जो आदमी आपके सामने बैठी है, जिनके सामने आप जा रहे हैं केस करके अपीयर होने, वो कौन सा है और उनका बैकग्राउंड क्या है। तो फिर आपसे बात करेंगे तो जब उनके मुताबिक करेंगे तो ये भी होगा। एंड आई थिंक आपकी प्रिपरेशन की वजह से और आपने जो उसको एक जिस तरह वो एक कहा भी जाता है हमारे प्रोफेशन में कि अगर आप किसी कोर्ट से नए हैं या आप उस कोर्ट में कभी अपीयर नहीं हुए, सेटल देयर फॉर अ मोमेंट, आप पहले देखें कोर्ट का मिजाज के और केसेस में देखें कोर्ट के पॉइंट्स पे जाइए। सो आई थिंक जो आपने इंग्रेडिएंट बताया इसके अंदर ना सिर्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा बल्कि आपकी रीडिंग भी बेटर होगी कि आपने उस कोर्ट को एड्रेस किस तरह से करना और आपकी असिस्टेंस और इफेक्टिव हो जाएगी उस कोर्ट में। सर अगेन मैं कॉन्फिडेंस के ऊपर ही रहते हुए ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारा लॉ प्रोफेशन है, जो लीगल प्रोफेशन है,
अल्टीमेटली इसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ऑफ कोर्स सर हम सिर्फ एज अ लिटिगेटर या लिटिगेशन लॉयर्स तो काम नहीं करते, वी ऑल्सो वर्क इन हाउस लॉयर्स। कई ऐसे लॉयर्स हैं जो सारी जिंदगी एज अ ट्रांजैक्शनल लॉयर्स काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करते हैं एंड मच मोर। तो आप मुझे बताइएगा कि जो आपका कॉन्फिडेंस है ये की एलिमेंट सिर्फ अदालत के अंदर की हद तक ही है या अगर एक इन हाउस लॉयर भी काम कर रहा है उसके लिए भी कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है? यस, आपने इशारा किया कॉर्पोरेट साइड। सर कॉर्पोरेट में बहुत सारे वकला ऐसे हैं जो इन हाउस काम ही करते हैं और कोर्ट्स में बहुत कम जाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपका ऑडियंस होता है। उसमें आपका ऑडियंस कौन है? अगर आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बैंक के लोग हैं, अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर को कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, किसी कन्वेंशन का दो स्टेट्स के दरमियान काम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में स्टेट रिप्रेजेंटेशन और उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो आपका ऑडियंस का लेवल बढ़ जाता है या लेवल डिफरेंट हो जाता है। तो दोनों सूरतों में जिसके सामने बैठ के आपने मीटिंग करनी है, आपने अपना केस प्रेजेंट करना है। केस क्या है? ज़रूरी नहीं है कि लिटिगेशन का केस हो। आपने एक बैंक के स्टेटमेंट बनाई है, उस बैंक के अंदर आपने किसी लेंडर से या किसी बारोर से बात करनी है, तो दोनों का अपना अपना एक लेवल होगा या अपना अपना एक स्टेचर होगा। तो जिसके पास आप जा रहे हैं या जिसके साथ मीटिंग कर रहे हैं या जो मीटिंग करने के लिए आपके पास आ रहा है, आपको उसका लेवल और उसकी रिक्वायरमेंट समझना होगी। दैट इज योर केस। सर एक और क्वेश्चन, हमने अभी बात की कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करना है, फिर हमने ये बात की कि कॉन्फिडेंस के अंदर इफेक्टिवनेस कैसे लेके आनी है। दैट इज प्लान ए। हमने कॉन्फिडेंस पे काम किया, वी वेंट टू द कोर्ट विद प्रिपरेशन, हमने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और बाकी हर किस्म की जुरिस्डिक्शन को भी देखा, केस लॉ भी निकाला, सब कुछ किया। नाउ वी आर इन द फील्ड, वी आर इन द गेम, और वहां पे हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को पूरे करते हुए एक आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रख दिया। Now what is the plan B और C in case? हम यूजुअली देखते हैं, और अगर मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर कर सकूं विदाउट नेमिंग एनीबडी, कुछ हफ्ते पहले आई वाज इन वन ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय केस टू बी कॉल्ड। तो उससे पहले एक ऑनरेबल जज साहब के सामने एक यंग वकील पेश हुए और उनका कोई मैटर था परटेनिंग टू अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो ही कुड हैव डिसमिस द मैटर डायरेक्टली कि जी डिसमिस है या फिर आपका केस बनता नहीं, बट ही वेंट टू इन सर्टेन पॉइंट्स कि जी उन वकील साहब को जो एक यंग लॉयर थे कि आपको तो लगता है LLB भी करवानी पड़ेगी, ये एक अदालत है, इधर LLB तो नहीं मैं सिखा सकता, आपके तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। इसी तरीके से हम कई दफा देखते हैं कि क्लाइंट्स के सामने ह्यूमिलिएट कर देना। नाउ यू आर कमिंग अप विद योर कॉन्फिडेंस, यू हैव प्रिपेयर्ड कि मैं अपने कॉन्फिडेंस का केस सामने रखूंगा। ऑफ कोर्स आपका केस वीक हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, आप जीत सकते हो, हार सकते हो। वुडंट इट मेक अ डिफरेंस कि अगर आपका केस डिसमिस ही होना वो सीधा डिसमिस हो जाए, बजाय कि बेंच की तरफ से आपका वो कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया जाए इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट्स, इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस? और अगर ऐसा हो तो इसको किस तरह से डील करना चाहिए? ये सिचुएशन उमूमन कोर्ट में आती है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वकील शुड बी हैविंग अ वेरी हाई टॉलरेंस लेवल। राइट सर। वकील साहब को, लॉयर को बिल्कुल एंग्री नहीं होना चाहिए। राइट सर। जज साहब का जो भी टेम्पर है, जो भी उनका मिजाज है, जिस तरह भी, जिस लेवल से, जिस एंगल से भी वो आए, यू हैव नॉट टू लूज योर टेम्पर। राइट सर। ना तो आपने जज साहब की बदतमीजी करनी है, ना ही वकील साहब ने अपने आप को ह्यूमिलिएट तस्वुर करना है। पहली बात तो ये है कि आप जब कोर्ट में जाते हैं, किसी का केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अपना केस नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ ह्यूमिलिएशन आपकी नहीं हो रही होती, वो आपके क्लाइंट की हो रही होती है इनफैक्ट। लेकिन क्लाइंट चूँकि कोर्ट के अंदर एक मुर्दा शख्स होता है, जिंदा शख्स कोर्ट में जा सकता है। जो पार्टी होती है इन पर्सन अपीयर नहीं हो सकती या नहीं होती, वो मुर्दा की हैसियत से पीछे बैठी होती है। ही कैन नॉट टॉक इन द कोर्ट। टॉक में जिंदा शख्स जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसे बोल रहा है, और जिंदा शख्सों के दरमियान हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। उनकी लॉयर की ऑडियंस क्या है? कोर्ट है। कोर्ट में जो बैठे हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, ये जज साहब हैं, उनका टेम्परामेंट क्या है? वो केस को समझ पा रहे हैं, जल्दी समझ जाते हैं, लेट समझते हैं, उन्होंने कानून के साथ अक्वेंटेंस है उनकी या नहीं है, उनकी किसी सीनियर के साथ सुबह झगड़ा हो गया, घर से निकलते हुए घर में लड़ाई हो गई, तो वो अपना एक मिजाज लेके वहाँ चेयर पे बैठे हुए हैं।
अगर उनको बात आपकी समझ नहीं आई है और उन्होंने अपने शॉर्ट टेम्पर्डनेस का मुजाहरा कर दिया, जो कि जज साहब उनको भी नहीं करना चाहिए, और उन्हें ये कभी जुमला नहीं कहना चाहिए कि मैं आपको LLB सिखाऊं या ना सिखाऊं। जिन लोगों ने लाइसेंस दिया है, जिन लोगों ने उनकी क्वालिफिकेशन देखनी थी, वो उन्होंने देखभाल के दिया और उनको उनके ऊपर एलिगेशन नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने कर भी दिया है तो लॉयर की ड्यूटी है कि ही शुड रिमेन वेरी टैक्टफुल, और टैक्टिस में सबसे पहला काम ये आता है कि वो कूल माइंडेड रहे। जब वो कूल माइंडेड रहेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। राइट सर। वो शॉर्ट टेम्पर नहीं करेंगे तो अपना जो सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट है वो नहीं भूल पाएंगे। वो जज साहब को उतने ही प्यार से, आगे से उल्टा ज़्यादा मोहब्बत से, ज़्यादा सबमिसिवली कहेंगे कि जनाब वाला मैं तो ये नहीं, ये कहना चाह रहा था, और अपनी बात को वो टर्न करेंगे और डाइवर्जन देंगे। गुस्सा नहीं करना कोर्ट में, बिकॉज दो जिंदा इंसानों में हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता Absolutely. है और शॉर्ट टेम्पर्डनेस का मुजाहरा भी होता है, और जज भी जिंदा है वहाँ कोर्ट के अंदर और वकील भी जिंदा है। बाकी सब लोग जो बैठे होते हैं उस वक्त, या पार्टीज, दे आर डेड देयर, दे आर कंसिडर्ड टू बी अंडर द लॉ डेड पर्सन। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि हमने हर बार कॉन्फिडेंस की बात की, मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि कॉन्फिडेंस अगर हम देखते हैं कई लोगों का नीचे जाता जा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं अपने यंगस्टर्स की बात करूंगा, लीगल एथिक्स भी बहुत नीचे जा रहे हैं। सो अगर हम कई दफ़ा बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस कम है, तो कई जगहों पे हमें कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नज़र आता है कि वो ओवरराइड कर जाता है लीगल एथिक्स को। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, शायद ये लोगों के लिए मैटर ना करती हो, लेकिन लीगल एथिक्स में इसकी बहुत बड़ी जगह है। अगर आप इसको वास्ट नज़रिए से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो लीस्ट वाली जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप हाई कोर्ट्स में जाएं, लोअर कोर्ट्स में जाएं, ये तस्वुर ही नहीं किया जा सकता कि एक सीनियर कोर्ट के अंदर एंटर और जूनियर्स अपनी चेयर छोड़कर उसको मत दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि ये हमारी टीचिंग में मसला है। विद द टाइम अब ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि जो जूनियर्स हैं वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। तो अगर हम स्कूल्स को, लॉ स्कूल्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो आई थिंक हमें बार काउंसिल्स के रवैये को भी देखना होगा कि वो लीगल एथिक्स पे क्या काम करें। अपार्ट फ्रॉम कॉन्फिडेंस, लीगल एथिक्स की कितनी जरूरी है, और जो कमी आ चुकी है इसका क्या हम इसके लिए बेहतरी कर सकते हैं कि ये वापस अपने बार रेज कर सकें हम? देखिए, कैनन्स ऑफ लीगल प्रोफेशन सेक्शन 43 लीगल प्रैक्टिशनर्स बार काउंसिल एक्ट के तहत हमें उनको हमेशा मलहूज़ खातिर रखना है और उन्हें अबाइड करना है। बदकिस्मती ये है कि जो गुज़श्ता दहाइयों में, एक दो दहाइयों में हमने देखा कि मशरूम की तरह गली मोहल्ला स्कूल, लॉ स्कूल पैदा हो गए थे। उन्होंने जिस तरह से डिग्रियां जारी की, जो तालीम का मयार गिरा, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हम अपने सबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को भी कहना अप्रिशिएट, उन्होंने बहुत काम किया और इन मशरूम किस्म के लॉ स्कूल्स को एलिमिनेट करने के लिए लीगल एजुकेशन को, फिर लीगल प्रोफेशन के अंदर कुछ जाली डिग्रियों वाले वकला भी आ गए थे, उन्होंने उनको भी एलिमिनेट किया, पूरे पाकिस्तान की वकला की डिग्रियों को उन्होंने वेरीफाई करवाया। तो साकिब निसार साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फिर लीगल प्रोफेशन एजुकेशन को 2 साल से बढ़ा के 3 साल, 3 से 4, 5 भी किया। मगर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो लॉ स्कूल हैं उन्हें अब इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन को इम्पार्ट करना पड़ेगा। जो हमारी बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उन्हें इन लीगल कैनन्स ऑफ लीगल प्रोफेशन को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती एक और ये है वासिम के हर साल तो हमारे यहाँ इलेक्शन चलते हैं और पूरा साल इलेक्शन, कभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का, कभी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, कभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का और कभी बार काउंसिल्स के। तो पूरा साल हम इलेक्शन में जब बिजी हो जाते हैं तो हर इलेक्शन कंटेस्टेंट कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम होता है कि उसको शो फोर्स के लिए साथ मुखला भी 8, 10, 15, 20 चलने चाहिए। और उसमें हमने ये भी देखा है कि जाली वकील भी साथ, जो वकील नहीं होते उनको ब्लैक कोट पहना के साथ चलवाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक डिसऑनेस्टी है हमारे लीगल प्रोफेशन में। अब आ जाती है बात कि जब हम यंगस्टर से ये तवक्को करते हैं कि वो सीनियर एंटर हुआ है कोर्ट में और कोर्ट रूम में उसने जगह विकेट नहीं की, कुर्सी उसको नहीं दी, ये सिर्फ उस यंगस्टर का कसूर नहीं है, इसमें उसके सीनियर का कसूर। जिस सीनियर के चैम्बर में वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने लीगल प्रोफेशन के अंदर एंट्री की है, उन सीनियर की ड्यूटी है कि देयर स्टूडेंट एंड देयर लॉयर्स
देयर एसोसिएट्स मस्ट बी टॉट अकॉर्डिंगली। मुझे याद है मेरे सीनियर ने फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब Right, sir. मेरे सीनियर खालिद अनवर साहब थे, मेरे सीनियर इस तरह और प्रोफेसर थे जैसे प्रोफेसर अबीबुर रहमान साहब थे, ये गुलजार साहब, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस गुलजार, हम अबीबुर रहमान साहब के सारे शागिर्दों में से भी हैं, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब के शागिर्दों में से भी हैं। तो हमें बाकायदा सख्त ट्रेनिंग दी जाती थी इस बात। राइट सर। हमें बताया जाता था कि उन्होंने हाउ टू बिहेव इन द कोर्ट। यहाँ हमारे यहाँ ये थोड़ा सा इस मामले में हम लैटिट्यूड से काम ले रहे हैं। बच्चों की भी ड्यूटी है कि वो बड़ों का एहतराम करें, जो यंगस्टर्स हैं वो बड़ों की इज्जत भी करें, उनको जगह भी दें, उनके साथ तहजीब से तमीज़ से बात भी करें। लेकिन सीनियर्स की ड्यूटी है कि वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुजाहरा ना करें, वो बच्चों को बाकायदा तरबियत दें, लॉ की भी, नॉलेज की भी, और साथ साथ एटिकेट्स एंड मैनर्स की भी। सर थैंक यू वेरी मच। और इस पॉडकास्ट का हम सिलसिला आगे चलाते रहेंगे, और स्पेसिफिकली जो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि डायरेक्टली जो क्वेश्चंस मेरी तरफ से आ रहे हैं, नॉट जस्ट दैट, ओवरऑल जो एक सोसाइटी में क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, हम हमेशा उनको डिस्कस करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक ये शो चले हम उन इश्यूज को डिस्कस करें, क्योंकि सर ना सिर्फ इससे एक लीगल इंसाइट बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो अराइज करते हैं, चार्टर करते हैं अमंग द यंगस्टर्स, उनके जवाब उनको मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक। ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपना कीमती टाइम दिया। आपके ये मिनट इंशाल्लाह कीमती हमारे साथ बिताए हुए ज़ाया नहीं जाएंगे, और इसी वजह से हम आपसे ये अर्ज करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के इसको लाइक भी कर लीजिए, और हम चाहेंगे कि जब भी हमारी कोई वीडियो नहीं आए आप तक ज़रूर पहुँचे, और उसका यही एक तरीका है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। लेकिन दूसरा एक और भी है कि अगर पसंद आ जाए तो याद रखिए, सदका जारिया में एक सदका ये भी होता है कि जो चीज़ आपको अच्छी पसंद आ जाए उसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।